नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में 4 सितंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। अच्छा, बिहार में जितने भी एग्जाम आगामी आयोजित होने वाले हैं, इन सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको कहीं भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे एग्जाम में जो पिछले हो चुके हैं पूछे गए हैं प्रश्न, 70वीं में भी लगभग सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इसका प्रूफ भी हमने कई बार आपको दिया है। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए या फिर हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पर इसका प्रूफ का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चलिए फिलहाल सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बेसिकली पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने पूछा था कि बिहार के किस जिले के मकरंदा गांव के निवासी अरविंद अचल अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के डेवलपमेंट एम्पायर पैनल में शामिल हुए या फिर इसके सदस्य बने हैं। ये जो गांव है मकरंदा गांव किस जिले में आता है? राइट आंसर यहां पर होगा विकल्प नंबर डी। तमाम जानकारी विस्तार में हमने आपको बतलाया था। ये चीज़ ध्यान रखें, क्रिकेट की बात हो रही है तो एशिया कप अभी हाल ही में आयोजित होना है, साथ ही साथ जो महिला वर्ग वाला जो विश्व कप है वो भी आयोजित होने वाले हैं। तो चीज़ें हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतनी बातों को ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर बीपीएससी एआईडीओ को लेकर टेस्ट सीरीज लाइए, वो चीज़ें अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा। जो अभी हाल ही में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि बीपीएससी एआईडीओ की वैकेंसी आई है, इस एग्जाम को लेकर जो कोर्स है एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है। अब इसमें मिलेगा आपको क्या क्या, अभी फिलहाल इस समय वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि बेसिकली ये जो हमने लॉन्च किया है ये टेस्ट सीरीज के दृष्टिकोण से लॉन्च किया है। इसमें क्या है, हालांकि अतिरिक्त बेनिफिट में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और हमारा करंट अफेयर्स का जो कोर्स चलता है वो भी इसमें मिल जाएगा, यानी कि करंट अफेयर्स का अलग से आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। तमाम जो क्लासेस हैं, तमाम जो नोट्स, क्विज, टेस्ट सीरीज आदि हैं वो आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स और रेडी टू प्रिंट सभी पीडीएफ जो इसमें होंगे आप उसे प्रिंट कर पाएंगे, वो प्रिंटेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है कि इस एग्जाम में 3 पेपर होंगे। ठीक है, 3 पेपर, पेपर 1, 2 और 3। ऐसे में आपको ध्यान रखना है पेपर 1 में जो खास करके सामान्य हिंदी और अंग्रेजी होगा, इसमें प्रत्येक दोनों का मतलब दोनों जो खंड है ये 10-10 सेट आपको देखने को मिलेगा। ये फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दूसरे पेपर में आपको ध्यान रखना है कि जो सामान्य अध्ययन होगा इसमें भी आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा और इसकी संख्या 15 होगी। और पेपर 3 के अंतर्गत जो सामान्य योग्यता यानी कि जो मैथमेटिक्स आदि होंगे इसमें आपको ध्यान रखना है 15 सेट इसका भी आपको मिलेगा। तो फुल लेंथ टेस्ट जो है, प्रॉपर जो टेस्ट है, जो मॉडल सेट आप कहते हैं, आपको यहाँ पर 50 मिलेगा और ये सभी का प्रॉपर प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पहले हमने कई दफ़ा आपको दिया है प्रॉपर ये प्रिंटेबल पीडीएफ आपको इसमें मिलेगा। और इसके अतिरिक्त एडिशनल में अगर हम देखें तो इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार जीके और करंट अफेयर्स, इन सभी को मिला के 120 जो सेट है वो आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा ये और सभी के माध्यम से तैयारी का बेहतरीन तरीके से आपका आकलन भी होगा। और ये तमाम चीज़ें कोर्स में आपको मिलना स्टार्ट होगा 10 सितंबर से। आप लोग एप्लीकेशन पर जाइए, इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। महज 299 रुपये में ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये एक वन टाइम पेमेंट है, एग्जाम तक ये वैलिड रहेगा। एग्जाम तक इसमें मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। देखिए एग्जाम में अगर देरी होता है तो टेस्ट सीरीज की संख्या और बढ़ जाएगी, ताकि प्रिपरेशन या फिर आपका प्रैक्टिस ना रुके। और ऐसे में नाम भी हमने दिया है बूस्टर बैच। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर आपको टेस्ट जो यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, आपको फील होगा कि तैयारी का जो स्तर है वो क्या है। मतलब यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण टेस्ट आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे इस कोर्स के माध्यम से। और अभी ये बात ये ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन पे अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऑफर भी आप सबों के लिए आने वाली है। तो आज से ही ये ऑफर लॉन्च हो चुकी है, ये जारी हो चुकी है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक कूपन कोड आप लोगों को दिया जा रहा है गुरु 50। अगर इस कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे, चाहे कोई भी कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज, जैसे अभी हम इस कोर्स की बात कर रहे थे जो टेस्ट सीरीज वाला ये लॉन्च हुआ है, ये तमाम कोर्स में सभी कोर्स और टेस्ट सीरीज पर ये 50% का ये फ्लैट डिस्काउंट आपको देगा। तो अभी जाइए, जो भी कोर्स आपको लेना है एप्लीकेशन पे आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। और
ये जो ऑफर है, ऑफर की अगर हम बात करें तो ऑफर 6 सितंबर तक ये वैलिड है। और बात हमने अभी बीपीएससी एईडीओ कोर्स को लेकर किया था, तो उसकी शुरुआत होगी 10 सितंबर से। तो ऑफर पीरियड में अगर आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, यहाँ पर ध्यान दीजिए 24-25 की बात हो रही है। तो इस प्रतियोगिता के या फिर प्रतियोगिता में पटना क्षेत्र के किस विद्यालय को क्षेत्रीय विजेता पुरस्कार प्राप्त हुआ है? और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिटेल में सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि पीएम केंद्रीय विद्यालय जमालपुर, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जमालपुर इसका राइट आंसर होगा। पटना क्षेत्र में ये चीज ध्यान रखेगा, क्षेत्रीय विद्यालय के रूप में या फिर क्षेत्रीय विजेता के रूप में यहाँ पर 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में सम्मानित किया गया है। और ये चीजें डिटेल में देखिए, संसद भवन नई दिल्ली में अभी हाल ही में ये आयोजन हुआ था। तिथि यहाँ पर आपको लिखी गई है 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही आपको ध्यान रखना है खेल दिवस भी माना जाता है। और इसी तिथि को अभी हाल ही में जो हीरो इंडिया एशिया कप है वो आयोजित हो रहा है राजगीर में, हीरो एशिया कप बेसिकली हॉकी का। तो ये चीज ध्यान रखिए 29 अगस्त को ही शुरू हुआ है। तो फिलहाल इसी तिथि को संसद भवन परिसर नई दिल्ली में अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ। और यहाँ पर इस समारोह का जो मुख्य उद्देश्य है ये केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करना था। आयोजन स्थल मैंने बताया आपको संसद भवन परिसर नई दिल्ली, ये ध्यान रखिए। उद्देश्य इसका क्या है? तो युवा संसद प्रतियोगिता में छात्रों की उपलब्धियों को सम्मानित करना और साथ ही साथ यहाँ पर विद्यालयों को भी सम्मानित करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। ये चीज क्लियर है। मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा सांसद श्रीमती बांसुरी स्वराज यहाँ पर शामिल हुई थी। विजेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रतियोगिता में 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय ONGC श्रीकोना असम का जो है ये अव्वल रहा, प्रथम स्थान पर रहा, ये सम्मान मिला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और वहीं पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जमालपुर पटना क्षेत्र का यहाँ पर इसे क्षेत्रीय विजेता के रूप में चुना गया। हालांकि क्षेत्रीय विजेता में 20 विद्यालय का नाम शामिल है, यहाँ पर वो हमने मेंशन भी कर दिया है। अच्छा, जोनल अगर हम बात करें, जो खास करके उत्तर दक्षिण या फिर केंद्रीय या फिर पश्चिम, ये चीजें यहाँ पर हमने आपके बीच रखा। जोनल की बात करें तो यहाँ पर जो प्रतियोगिता का जो पुरस्कार मिला है, जैसे कि उत्तर क्षेत्र यानी कि नॉर्थ जोन की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय कटवा जम्मू क्षेत्र को, और केंद्रीय क्षेत्र यानी कि सेंट्रल जोन की बात करें तो पीएम श्री नंबर 1 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AFS चकरा कानपुर जो लखनऊ क्षेत्र का है, इसे मिला है। पश्चिमी क्षेत्र का यानी कि वेस्ट जोन का केंद्रीय विद्यालय मथुरा छावनी को मिला है। और उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है दक्षिण क्षेत्र का किसे मिला, तो सागर जबलपुर क्षेत्र जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 है, सागर ये जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये आगरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सभी आपको ध्यान रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। और बिहार वाला तो इंपॉर्टेंट है, वो आपको भूलना नहीं है, ये वाला। चलिए इतना यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। और ये 35वां संस्करण था, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने अभी हाल ही में किस जिले में, एक्चुअली बिहार के किस जिले में बने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर खास करके एक हरी झंडी दिखाई है। साथ ही साथ इस स्टेडियम के संचालन और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपी है। यानी कि बेसिकली बात यहाँ पर यह है कि अंतरराष्ट्रीय मैच अब यहाँ पर होना संभव हो सकेगा। और ऐसे में ध्यान रखिए ये स्टेडियम कहाँ पर है, जो तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, तो ये बन रहा है नालंदा जिले के राजगीर में। और आने वाले कुछ समय में हमें यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मैच देखने को मिल सकता है। अच्छा, बिहार में कितनी बार अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ है? जो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में, ऐसे तो ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है, तो पटना में है। वहां पर जिम्बाब्वे और केन्या के बीच 1996 में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था, हीरो कप का जो वर्ल्ड कप था उसका। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए, खेला जा चुका है पहले। लेकिन अब गौरवपूर्ण बात यह है कि अब यहाँ पर राजगीर में स्टेडियम बन रहा है। और साथ साथ मोइनुल हक स्टेडियम को भी BCCI को लीज पर दिया गया है, तो उसका भी जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। तो हम बिहार वासी को भी क्रिकेट का जो लाभ है, मतलब लाभ नहीं बल्कि जो लुप्त है, वो अब यहाँ पर बिहार में ही मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन, ध्यान दीजिए, ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये निम्न में से किस स्थान पर अभी रिसेंटली किया गया है? ये बेसिकली प्रश्न है,
ध्यान रखिए इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। अभी हाल ही में ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और चीजें यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है 29 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में ये इसका आयोजन किया गया। किसका? तो ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 का। अब यहाँ पर इसका थीम इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये किस विषय पर आधारित था, तो परंपरा और नवाचार का सेतु, ये इसका निर्धारित विषय यानी कि थीम था। अब किस उद्देश्य से ये हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये इसका मूल उद्देश्य था। और केंद्रीय आयुष मंत्री साथ साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जिन्हें खास करके यहाँ पर आयुष मंत्रालय का प्रभार स्वतंत्र प्रभार है, और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव जो कि मुख्य अतिथि के रूप में थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में अभी हाल ही में ये ब्रिक्स सीसीआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसको ध्यान रखिए कब आयोजित हुआ, इसका थीम क्या है, कहाँ आयोजित हुआ, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और इस सम्मेलन में आयुर्वेद जो है, मतलब इस सम्मेलन में आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ एकीकृत करने पर विशेष मतलब इसमें चर्चा हुई। यहाँ पर बेसिकली इस पर चर्चा हुआ, डिबेट हुआ, जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और आयुर्वेद को लेकर कल के ही क्लास में तो हमने चर्चा किया था, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आयुर्वेद का जनक कहा जाता धन्वंतरी को। और अभी हाल ही में घोषणा किया गया भारत सरकार द्वारा कि प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये चीजें इस तरह से चेन बना के याद रखिए और आसान भी आपके लिए हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि योगा जो दिवस है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। बात यहाँ पर हम स्वास्थ्य की कर रहे हैं, तो ऐसे में बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में मंगल पांडे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चर्चा हम ब्रिक्स को लेकर भी कर रहे थे, तो ब्रिक्स को लेकर चीजें ये ध्यान रखेंगे, ब्रिक्स में जो शब्द है, जो अल्फाबेट है उसका BRIC, हम ब्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रिक की अगर हम बात करें BRIC, क्योंकि मूल संस्था तो ब्रिक ही है और उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश इसके संस्थापक देश हैं। और इसके अगले वर्ष 2009 में ये अस्तित्व में आया था, 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, साउथ अफ्रीका, जिसके बाद ये ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स। और पिछले साल जनवरी 2024 में इसमें 4 देश जुड़ा, ईरान, मिस्र, इथोपिया और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो इसकी संख्या बढ़ के हो गई 5 से 9 हो गई, 4 देश इसमें शामिल हुआ। और अभी 2025 में जनवरी में इसमें इंडोनेशिया 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो चीजें यहाँ पर विस्तार में लिखी गई है, ये चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि एक बात और, इसमें इंडोनेशिया के अतिरिक्त, जैसे इंडोनेशिया 10वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो इसमें अर्जेंटीना, सऊदी अरबिया भी शामिल होने को था, मतलब यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। यहाँ पर हमने अर्जेंटीना को लिखा, लेकिन मूल बात यह है कि सऊदी अरब भी है जिसने कि इसको अस्वीकार किया था। तो इतना क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अगर ब्रिक्स सम्मेलन में बात करें तो भारत 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है, 4वां, 8वां और 13वां। और कब कब क्या है, दिल्ली, गोवा और दिल्ली में क्रमशः यहाँ पर वो डेट आदि मेंशन किया गया है। तो तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें और, अगर हम ब्रिक्स में मौजूदा समय में सदस्य देशों की बात करें, चलिए एक बार हम यहाँ पर आपको पढ़ के बता रहे हैं और आप लोग भी दिमाग पे जोर डालिए और नाम याद रखिए। मान लीजिए कोई प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि पूछा जाएगा कि वहां पर विकल्प में रहेगा कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे देशों का नाम रहेगा। तो वैसी स्थिति में एक ही चीजें पॉसिबल है, जब तक आपको 10 देश का नाम याद नहीं रहेगा आंसर आपका सही नहीं हो सकता है। अच्छा, तुक्का एक अलग बात है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। इसमें जो नाम आपको याद रखना ब्रिक्स देशों का, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसके बाद मिस्र, ईरान, इथोपिया, UAE और इंडोनेशिया, ये 10 देश इसके सदस्य देश हैं। लेकिन यहीं पर आपको नहीं रुकना है, ये तो आसान है, एकदम आसान है, कोई भी याद रखेगा और एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो ये आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन मामला तो तब फंसेगा अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने पार्टनर या फिर कितने जो साझेदार देश हैं ब्रिक्स के, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना 10 साझेदार देश है और नया है वियतनाम और नाइजीरिया। ये तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहां पर एक बात और, अभी रिसेंटली 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, यहीं पर आयोजित हुआ। 16वां कहां पर हुआ था, तो कजान रशिया में हुआ था। और ये चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए यहां पर हमने लिखा हुआ भी है,
ये तमाम पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे विजेता बैच जो करंट अफेयर्स का उसमें मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न में। हालांकि सभी कोर्स में करंट अफेयर्स का जो मटेरियल है वो आपको सभी कोर्स में मिलता है। आप जिसे भी लेंगे करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा, वहां पर अगर मेंशन है, बैनर में लिखा हुआ है, तो कोर्स में आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? किस देश ने ये अंडर 17 वर्ग वाला है ये खिताब अपने नाम किया है? तो देखिए राइट आंसर है अभी हाल ही में अपना देश भारत। भारत ने इस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। और ऐसे में अब यहाँ पर जो चीज़ें आपके बीच हम रखने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अपने आप में ये सभी पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। तो ये 7वां संस्करण था सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का 2025 वाला। ये भूटान के जो राजधानी थिम्पू, यहीं पर चांग लिमिथांग स्टेडियम में आयोजित हुआ। भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ पर चांग लिमिथांग स्टेडियम है थिम्पू में, यहीं पर यह आयोजन हुआ 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक। रिसेंटली ये प्रतियोगिता हुआ है और अभी हाल ही में ये सारे डेटा सामने आया है। भारत तीसरी बार अंडर 17 वर्ग में इस खिताब को अपने नाम किया है। और एक बात यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना है कि अंतिम जो मैच है, हालांकि सभी मैच भारत जीता है, अंतिम मैच जो बांग्लादेश के साथ था, हालांकि विजेता पिछले साल का बांग्लादेश ही है, तो बांग्लादेश के सामने भारत को हार मिली, लेकिन बावजूद इसके भारत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा, मतलब खास करके अगर हम देखें टीमों की तुलना करें तो अंक अधिक था, इस वजह से यहाँ पर भारत विजेता घोषित हुआ। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि लेकिन पहले से अर्जित अंक और बेहतर प्रदर्शन के कारण भारत चैंपियन बना, केवल एक मैच हारा बांग्लादेश के सामने। अब एक बात यह भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेताओं में इस प्रतियोगिता के संदर्भ में, जैसे कि सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो बना है ये अविस्ता बसनेट जो कि इंडिया की है, और शीर्ष स्कोरर कौन रही तो अनुष्का कुमारी जो कि इंडिया की है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला मेघना ने बल्कि मेघला रानी रॉय को जो बांग्लादेश की है, और फेयर प्ले जो अवार्ड मिला इस प्रतियोगिता में वो बांग्लादेश को ही मिला है। तो ये चीजें एकदम क्लियर रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। यहाँ से आते हैं अगले प्रश्न पे। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन है? हालांकि ये रिपोर्ट पहले आई है, वो चर्चा अभी हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी खबरों का विषय है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें हमने पहले भी आपको पढ़ा दिया है, लेकिन एशिया में ये चीज़ें पुनः से खबरों में है, और इसमें सिंगापुर टॉप 10 में शामिल है, ध्यान दीजिएगा। और एशिया का सबसे सुरक्षित यहाँ पर देश माना गया सिंगापुर को। और यहाँ पर तमाम जानकारी है कि वैश्विक शांति सूचकांक जो है, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? सबसे पहला सवाल यही है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, अर्थात आईईपी द्वारा ये जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इसमें देशों का मूल्यांकन जो है उसकी सुरक्षा, संघर्ष और सैन्य उपकरण जैसे मानकों पर किया जाता है, और तभी जाके यहाँ पर ये खास करके सूची तैयार होती है। और जो नवीनतम रिपोर्ट है 2025 का, इसमें सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर 6ठे स्थान पर है। देखिए वहां पर लिखा भी है कि वैश्विक स्तर पर सिंगापुर को 6ठा स्थान मिला है, और ये एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप 10 में शामिल है। देश कौन सा है? तो सिंगापुर। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार, अच्छा ये रिपोर्ट जो आई थी जून 2025 में ही आई थी, इसी साल का है, लेकिन ये पुराना है। सिंगापुर की या फिर एशिया की वजह से चीज़ें पुनः से अभी खबरों में रही थी, और ये चीज़ें पुनः आपके बीच हमने रखा है, ध्यान दीजिएगा। अभी शीर्ष शांतिपूर्ण देश की बात करें तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये नाम के अतिरिक्त स्कोर भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में अभी आपको ये पूछा जा सकता है कि स्कोर क्या रहा। कम से कम भारत का तो जरूर रखिएगा। यहाँ पे देखिए एशिया में शीर्ष रहा सिंगापुर, और भारत की स्थिति रही 115वां, और इसके अतिरिक्त सबसे कम शांतिपूर्ण देशों की अगर हम बात करें तो रशिया रहा। और ध्यान आपको इस बात का रखना है कि कारण इसमें जो दिया गया है, तो यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है, तो उसको लेकर सबसे कम शांतिपूर्ण देश, पहली बार रशिया इसमें सबसे निचले पायदान पर है। अच्छा, एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, देखिए सिपरी की ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, डिस्कस करें, रक्षा बजट के मामले में इस समय अमेरिका जो है वो शीर्ष पर है, अमेरिका शीर्ष पर है, फिर चाइना है, अपना भारत 5वें स्थान पर है रक्षा बजट के मामले में। लेकिन हथियार आयात करने में अगर हम बात करें इस दृष्टिकोण से, सिपरी के आधार पर जो रिपोर्ट सिपरी की आई है, तो यूक्रेन ही सबसे आगे है। पिछले अगर हम 3-4 वर्षों की बात करें, 4-5 वर्षों की बात करें, तो इसमें यूक्रेन
बहुत अधिक आगे है हथियार आयात करने में, और दूसरे स्थान पर अपना भारत है। तो मूल रीजन यहाँ पर यह है कि रशिया यूक्रेन युद्ध जो है, इसका एक प्रकार से आप हवाला दे सकते हैं इसको। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में अलास्का में, अमेरिकी राज्य अलास्का में ट्रंप और पुतिन का एक बैठक भी हुआ था, और उस बैठक की बात करें तो कोई भी परिणाम उसका नहीं निकला। हालांकि पुतिन ने यह आश्वासन दिया कि अब चर्चाएं बाद में होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये तमाम बातें जो एक स्टोरी के रूप में हमने आपको बताया है, तमाम चीज़ों को आपको याद रखना, ध्यान रखना है। अभी हाल ही में चाइना में जो खास करके 25वां एससीओ शिखर समिट आयोजित हुआ था, यहाँ पर खास करके नरेंद्र मोदी और भी जो खास करके अगर हम बात करें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, ये सभी वहाँ पर गए हुए भी थे। तो ट्रंप को एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मिर्ची लगी हो गई। तो ये चीज़ें यहाँ पर खास करके इस समय जो मतलब समय जो चल रहा है, भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है, मतलब थोड़ा तो मतलब मामला जो गर्म है। और किस वजह से है तो आप जानते हैं, टैरिफ की वजह से 50% टैरिफ लगाया गया, जिसमें 25% जुर्माना, पेनल्टी आदि भी है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में 125 अरब डॉलर वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो है, वो अभी हाल ही में कौन बनी है? इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि RIL। ये पहली ऐसी कंपनी बनी है भारत की जो 125 अरब डॉलर वार्षिक राजस्व का जो आंकड़ा है वो पार किया है। देखिए यहाँ पर वो चीजें आपके बीच लिखी गई है, आपको इसे याद रखना। 2025 में पहली ऐसी कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि वार्षिक राजस्व इसका 125 अरब डॉलर, लगभग 10.71 लाख करोड़ रुपए पार किया है। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुछ प्रमुख बातों की चर्चा करें, स्थापना कब और किनके द्वारा हुई थी, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए 1966 में धीरू भाई अंबानी द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है, और मुख्य व्यवसाय में मतलब कई सारे व्यवसाय में, कई सारे क्षेत्र में ये कंपनी संलग्न है और कार्य करती है। टेलीकॉम में हाल ही के दिनों में एक नया मुकाम, हाल ही के दिनों में वर्षों में एक नया मुकाम भी हासिल हुआ है। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक जो है मुकेश अंबानी है, अध्यक्ष और जो प्रबंध निदेशक है मुकेश अंबानी, इनको आप सभी लोग जानते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने बहुत आगे मतलब इस कंपनी को किया है पिछले कुछ वर्षों में, तो ये चीज़ ध्यान आपको रखना है। फिलहाल इतनी बातें। अब यहाँ पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। रिलायंस इंडस्ट्री से ही संबंधित ये प्रश्न है और है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने किस पर्यावरणीय लक्ष्य की घोषणा की है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अपने किस पर्यावरणीय लक्ष्य की घोषणा की है जिससे वह 2035 तक पूरा करना चाहती है, जिसे वह 2035 तक पूरा करना चाहती है? देखिए पहले आप इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर यहां पर हम 2035 की बात करें तो 2035 तक ही जो अभी हाल ही में इसरो ने घोषणा की है कि भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, स्वतंत्र रूप से उसका जो स्वामित्व होगा भारत के पास होगा। अभी दुनिया में केवल एक देश है, चाइना, जिसके पास खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है। और इसके अतिरिक्त कुछ बातों में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जैसे कि भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष जो स्टेशन स्थापित करेगा, इसका नाम जो अभी मीडिया में चल रहा है कि ये नाम हो सकता है BAS। कहने का सेंस यहाँ पर यह है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अच्छा, ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें कई देशों की भागीदारी है, वो किसी का स्वतंत्र रूप से ये नहीं है। चलिए फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए 2035 में किस पर्यावरणीय लक्ष्य को पूरा करने का घोषणा अभी किया गया है, तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का रिलायंस ने यह घोषणा किया है 2035 तक। एक्चुअली 2030 तक भारतीय रेलवे का नेट जीरो का लक्ष्य है, 2070 भारत सरकार का है, और बिहार सरकार ने भी हाल ही के वर्षों में इसे 2070 कर दिया है। और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है ये 2035 तक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें इसी संदर्भ में अभी हम चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में गुजरात ने अपने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, और गुजरात ऐसा करने वाला देश का 24वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बना है। क्योंकि रेलवे की बात हो रही तो ये चीजें अभी नए अपडेट में है, इसलिए यहां पर हम आपको बतला रहे हैं। लेकिन मूल रूप से यहां पर एक चीज समझना आपको, नेट जीरो का जो लक्ष्य है भारतीय रेलवे का, यहां पर देखिए इस वाले पॉइंट पे हमने लिखा है कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ राष्ट्रीय लक्ष्य में देखिए यहाँ पर जैसे देशों द्वारा जो नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया, यहाँ पर एक तस्वीर के माध्यम से ये सभी देश जो आपके बीच है, हालांकि इतना आपको याद नहीं रखना है। भारत, चाइना, अमेरिका आप याद रख सकते हैं। भारत का जो लक्ष्य है वो 2070 है और चाइना का 2060 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चाइना का 2060 है और अमेरिका सहित अमेरिकी आसपास जो भी देश हैं इसका लक्ष्य 2050 तक का है। यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन हमने कर दिया है। चलिए, यहाँ पर एक बात और भी हम चर्चा करने वाले हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा, ये जो पॉइंट है ये वही यहाँ पर पुनः से रिपीट हुआ है, इसको ये अलग से स्लाइड आ गया, इसको छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है, जो अभी हाल ही में खबरों में रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर है आदिवानी। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। आदिवानी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों को लेकर चीजें आपके बीच रखी गई है, एक एक करके सभी को हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवानी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, मतलब इस मंत्रालय ने इसे विकसित किया है, ये यहाँ पर लिखा गया है। और इसका उद्देश्य आदिवासी भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और समावेशी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। 1 सितंबर 2025 को इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है। मूलतः ये आदिवासी भाषाओं पर केंद्रित है, उसके संरक्षण, संवर्धन को लेकर, साथ साथ इसके सशक्तिकरण को लेकर, ये भी ध्यान आपको रखना है। अच्छा, यह हिंदी, अंग्रेजी और आदिवासी भाषाओं के बीच टेक्स्ट और वॉइस अनुवाद की रियल टाइम अनुभव भी देता है। रियल टाइम, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें अभी वर्तमान में यानी कि आदिवानी में 4 प्रमुख जनजातीय भाषाओं को मतलब जोड़ा गया है, फिर ये इसका समर्थन करता है, ये इसको सपोर्ट करता है, जो संथाली, भीली और इसके अतिरिक्त मुंडारी और गोंडी, ये 4 भाषा इसमें है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। बेसिकली ये आदिवासी भाषाओं को लेकर ये एक प्रकार का पहल है। क्लियर है? इसका नाम क्या है? तो आदिवानी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसे विकसित किया गया। चलिए, फिलहाल यहां पर आते हैं अगले प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप को लेकर 2025 को लेकर इसको बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से निम्न में से किसके साथ साझेदारी किया है। देखिए, अभी हाल ही में सितंबर महीने में इसकी शुरुआत होने वाली है। कंप्लीट जानकारी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल बात जो हो रही किसके साथ साझेदारी हुआ है, तो गूगल के साथ हुआ है। अच्छा, हमने कई बार आपको बोला है कि गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है, तो अल्फाबेट है। देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के प्रचार और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए हाल ही में गूगल के साथ आईसीसी ने समझौता किया है। जो पॉपुलैरिटी है, जो खास करके एडवर्टीजमेंट वगैरह है, यहाँ पर हमने लिखा है प्रचार और लोकप्रियता को बढ़ाने को लेकर, तो ये समझौता गूगल के साथ किया गया है। देखिए, इस साझेदारी का जो उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना, महिला क्रिकेट को और अधिक सुलभ और डिजिटल साथ इंटरेक्टिव बनाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। और जो ये प्रतियोगिता आयोजित होगी, ये आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारत चौथी बार इसकी मेजबानी करेगा। लेकिन इस बार सिर्फ भारत ही मेजबानी नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए, इसकी जो मेजबानी है श्रीलंका और भारत द्वारा संयुक्त रूप से होगा, लेकिन भारत चौथी बार इसकी मेजबानी करेगा। और इन दोनों देशों की संयुक्त मेजबानी में 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक ये प्रतियोगिता आयोजित होना है। इस चीज को ध्यान रखिए, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी। ठीक है, प्रतियोगिता को लेकर तमाम जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन एक चौंकाने वाला डेटा यहाँ पर यह है कि अभी तक महिला वर्ल्ड कप का खिताब, जो वनडे वर्ल्ड कप है, भारत कभी भी नहीं जीता है। लेकिन एक बात यह है कि हालांकि 2017 के फाइनल में जो सफर था वो काफी आगे तक गया था, लेकिन अंतिम समय में इंग्लैंड के सामने हार का सामना करना पड़ा और प्रतियोगिता से बाहर हो गई, यानी कि उपविजेता रही थी भारतीय टीम। तो इतनी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, आते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट, जिसे कि शॉर्ट में कहा जाता है ओएसएटी, तो पायलट लाइन संयंत्र किस राज्य के सानंद में उद्घाटित किया गया है। देखिए, यहाँ पर आप हिंट ले सकते हैं। सानंद जो है ये गुजरात में है और यहीं पर इसकी शुरुआत हुई या फिर इसका उद्घाटन किया गया है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट पायलट लाइन संयंत्र जो है सानंद गुजरात में स्थापित किया गया है।
और आपको ध्यान रखना है जो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन पटेल, इनके द्वारा इसे अभी हाल ही में मतलब इसका उद्घाटन किया गया है। और ये परियोजना सीजी सेमी यानी कि सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन द्वारा मतलब इसका जो उपक्रम है इसके द्वारा भी हाल ही में ये विकसित किया गया है। और मूल रूप से संयंत्र जो है इसका उद्देश्य चिप्स जो है इसका असेंबली सतत परीक्षण और मार्किंग पैकेजिंग आदि करना, ये खास करके मूल कार्य इसमें होगा। और ये भारत की पहली है जो यहाँ पर सानंद गुजरात में एक प्रकार से ये स्थापित किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जगह पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, यहाँ पर प्रश्न है कि गगनयान मिशन के लिए पैरासूट आधारित मंदन प्रणाली का मूल्यांकन करने हेतु कौन सा परीक्षण सफलतापूर्वक अभी हाल ही में पूर्ण किया है। तो ध्यान रखिए इसका जो नाम है यह है विकल्प नंबर सी, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यानी कि IADT-1। ये पहली बार ऐसा किया गया है और यहाँ पर ये इसरो द्वारा किया गया। आइए इसको समझते हैं बेसिकली ये है क्या। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिख रहा होगा, इसको देखिए और इस वाले को देखिएगा। अब यहाँ पर हम चीज़ों को क्लियर करते हैं। इसरो ने अभी हाल ही में गगनयान मिशन के लिए पैरासूट आधारित मंदन प्रणाली का परीक्षण करने हेतु पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया, इसीलिए यहाँ पर ये 1 लिखा गया, IADT-1। ये सफलतापूर्वक रहा। पैरासूट आधारित मंदन प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जो अंतरिक्ष या फिर हवाई उड़ान से लौट रहे जो कैप्सूल होते हैं, जो खास करके पृथ्वी पर वापस आता है अंतरिक्ष यात्री को लेकर। तो ऐसे में क्या होता है कि गति जो होता है, वाहन की जो गति होती है, इसको सुरक्षित रूप से कम करने के लिए पैरासूट का उपयोग किया जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्री या फिर वो उपकरण वो सुरक्षित जमीन पर या फिर जो पानी में लैंड होता है वो अच्छी तरीके से लैंड हो सके, इस वजह से। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे ही पैरासूट आधारित मंदन प्रणाली कहा जाता है, एक प्रकार की तकनीक है। तो यहाँ पर इसमें देखिए भाई यहाँ पर लिखा गया है इसका सफल जो परीक्षण है पहला था, ये पहली बार है जो किया गया है इसरो द्वारा। ये चीजें ध्यान यहाँ पर रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पे, किस तिथि को हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया? किस तिथि को अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि 1 से लेकर 7 सितंबर 2025 को अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। आज का सेशन का एक प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो शिक्षक दिवस के अवसर पर हमने ऑफर को लेकर आपको जानकारी दिया था कि तमाम जो कोर्स है, चाहे कोई भी कोर्स है, जैसे कि विजेता बैच हमारा है, देखिए यहाँ पर जैसे ये PDF ही है तो इसमें जाके वो कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए गुरु 50, आपको यहाँ पर भी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी PDF है सभी में। और ये कोर्स में भी जो एक्चुअल फी है आपको 310 है, लेकिन अगले 1-2 दिन आपको यहाँ पर 6 सितंबर तक ऑफर मिल रहा है। तो तमाम में आपको इसमें भी BPSC वाले में भी इसमें आपको खास करके यहाँ पर ऑफर मिल रहा है। और ये BPSC मेंस को लेकर आंसर राइटिंग के लिए कोर्स है करंट अफेयर्स का, इसमें प्रीलिम्स का भी मटेरियल आपको मिलता है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जितने भी लोग प्रिपरेशन में लगे हैं, अच्छी क्वालिटी का गुणवत्तापूर्ण मटेरियल, टेस्ट सीरीज आदि चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं बेसिकली, तो आप हमें जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी प्ले स्टोर से BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।